आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 15 लिंग। लिंग यानी कि जेंडर। ओके, लिंग का मतलब क्या है? जेंडर। जेंडर। यस, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ चित्र में बताया गया है कि सबसे पहले एक बच्चा सो रहा है। दिख रहा है आपको? सोता हुआ नजर आ रहा है? यस मैम। यानी इस वाक्य में क्या लिखा है? पढ़िए। लड़का सो रहा है। लड़का सो रहा है। ओके, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक लड़का है जो सो रहा है ना। लड़का जो लाल रंग से लिखा गया है वर्ड, वो पुल्लिंग है, यानी एक लड़का पुरुष का बोध कराता है, पुरुष जाति का है ना, इसीलिए क्रिया पीछे लिखी गई रहा है। ओके, तो जब हम किसी संज्ञा के बारे में जाने थे, जैसे हमने पढ़ा था लड़की जातिवाचक संज्ञा, लड़का जातिवाचक संज्ञा, मीरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो वो संज्ञा यहाँ पर आई है, यानी उस व्यक्ति का नाम यहाँ है लड़का के नाम से। तो हम उसके बोध को कैसे जानेंगे, यानी ये किस लिंग का बोध कराता है? ये है पुरुष जाति का बोध कराता है। जैसे अगला वाक्य देखो, यहाँ लिखा है लड़की खेल रही है। कौन खेल रही है? लड़की खेल रही है, तो लड़की स्त्री जाति का बोध करा रही है ना। ऐसे ही यहाँ देखिए, नेक्स्ट है नौकर चाय ला रहा है। चाय लाने का काम कौन कर रहा है? नौकर कर रहा है, तो नौकर भी यहाँ पर पुरुष जाति का बोध कराता है। ऐसे ही नौकरानी झाड़ू लगा रही है। कौन झाड़ू लगा रही है? नौकरानी, है ना। तो ये क्रिया जो लिंग परिवर्तन हुआ है, ये नौकरानी स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया भी स्त्रीलिंग हुई है। तो लिंग क्या है, यानी जेंडर क्या है, जिससे हमें किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो, है ना। इस वाक्य में हमने देखा है कि वाक्य में लड़का और लड़की, नौकर और नौकरानी हो रहा है। क्रिया जो हुई है, शब्दों से इनके पुरुष और स्त्री जाति के से संबंध होने का ज्ञान होता है। अंडरलाइन करना इस लाइन को, है ना। तो इससे स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है। तो शब्दों का यही रूप क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। क्लियर? मैम। ओके, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? पहचान हम चिन्ह के द्वारा करते हैं। एक चिन्ह होता है, जैसे स्त्रीलिंग के लिए हम ई की मात्रा लगाते हैं, पुल्लिंग के लिए हम आ का डंडा लगाते हैं, वैसे ही क्रिया में भी वही रूप आ जाएगा। ओके, और कुछ चिन्ह हम देखते हैं, जैसे व्याकरण में शब्दों के जिस रूप में उसके पुरुष और स्त्री जाति से संबंधित होने की पहचान होती है, उसे लिंग कहते हैं। यही बात जो भी मैंने समझाई है वो यहाँ लिखी गई है। तो डेफिनेशन हम देखते हैं। क्या बताओ, आप बोलेंगे सभी जने, बोलो। शब्द के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति की होने का बोध, उसे लिंग कहते हैं। यानी पुरुष जाति का या फिर वो स्त्री जाति हो, पुरुष जाति या स्त्री जाति के रूप का पता चले, यानी कि शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वो पुरुष जाति का है या फिर वो स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग यानी जेंडर। ओके, इसकी पहचान के लिए कुछ चिन्ह बताए जाते हैं। जैसे उपरोक्त उदाहरण में लड़की, नौकर, नौकरानी और रहा है, रही है शब्दों की रूप रचना में लिंग के कारण परिवर्तन हुआ है। यानी यहाँ जब उदाहरण देखा था कि पुरुषवाचक था, पुरुष क्या बोध कराता था, तो क्रिया भी पुरुषवाचक हुई है ना। तो इसीलिए ये बात कही है कि जो शब्द लड़का लड़की के हिसाब से होगा, तो क्रिया के पीछे भी उसी के हिसाब से उसकी रचना की जाएगी। अतः स्पष्ट है कि संज्ञा शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले लिंग के प्रभाव से अपना रूप बदल देते हैं। यानी लिंग के अनुसार वो क्रिया चेंज होगी, यानी वो संज्ञा शब्द के रूप में। इसी रूप परिवर्तन के कारण संज्ञा शब्द विकारी कहलाता है। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन, जिसमें बदलाव किया जा सकता हो, जिसमें बदलाव किया जा सकता हो, यानी वे विकारी शब्द जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। किसके अनुसार? जैसे लिंग के अनुसार हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। लड़का का क्या बन जाता है? लड़की बन जाता है। तो किसके अनुसार परिवर्तन हुआ? लिंग के अनुसार परिवर्तन हुआ। इसीलिए लिंग जो जेंडर वर्ड है वो क्या है? विकारी शब्द है, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ये जो मैंने बात अभी बोली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लिंग को कौन से शब्द में बताया है? विकारी शब्द में। क्यों? क्योंकि इन शब्दों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। अब देखते हैं लिंग के भेद। भेद कितने होंगे? दो प्रकार के, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, बोलने में उच्चारण होता है पुल्लिंग, लेकिन लिखने में ल आधा आई का, पुल्लिंग। ओके, डबल ल है, एक आधा और एक पूरा। ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी आपको इस तरह से इसकी वर्तनी देखनी है। हिंदी में कोई भी संज्ञा या तो स्त्रीलिंग होती है या पुल्लिंग होती है, ये तो हमने नाम से ही पता चल गया, डेफिनेशन से। तो इसी प्रकार से इसके भेद भी हो गए हैं। तो भेद हम दो प्रकार के मानेंगे। जैसे ये लिंग है, इसका पहला चक्का पहिया जो है वो पुल्लिंग है और दूसरा पहिया स्त्रीलिंग है। तो इसको याद करने का एक तरीका होगा, चित्र के अनुसार हम याद कर सकते हैं। पुल्लिंग क्या होता है? शब्द के पुरुष जाति का बोध कराने वाले रूप को पुल्लिंग कहते हैं।
और स्त्रीलिंग क्या होता है? शब्द के स्त्री जाति का बोध कराने वाले रूप को स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे अगर पुल्लिंग में आदमी होगा तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? औरत। राजा अगर पुल्लिंग में है तो स्त्रीलिंग में हो जाएगी रानी। पुल्लिंग में लड़का हो तो स्त्रीलिंग में लड़की। माली तो इसका स्त्रीलिंग बन मालिन। जाता है मालिन। मालिन। और पति का क्या बन जाएगा? पत्नी। पत्नी, है ना। और मोर का क्या बनेगा? मोरनी। मोरनी। वेरी गुड। और मुर्गा का बन जाएगा? मुर्गी। बैल का क्या बनेगा? गाय। वेरी गुड। तो अभी हमने समझ लिया ना कि लिंग के दो रूप होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला बताइए। हाँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वेरी गुड। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। लिंग। नेक्स्ट टर्न करना है पेज। तो आपको देखना है अगले पेज पे लिखा है कि संज्ञा का लिंग निर्णय। संज्ञाओं का लिंग निर्णय, यानी जो संज्ञाएं हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ी थी, किसी भी जानवर, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, राइट। तो उस संज्ञा का लिंग निर्णय कैसे करेंगे? हम कैसे जानेंगे कि ये संज्ञा कौन से लिंग में आती है? ओके, तो इसको देखने के लिए इसकी डेफिनेशन एक बार हम नजर डालते हैं। प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय प्राणियों की प्राकृतिक रूप रचना के आधार पर होता है, किंतु अप्राणीवाचक संज्ञा के लिंग निर्धारण के लिए भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यानी जो सजीव लोग हैं, प्राणी लोग हैं, तो उसकी प्राकृतिक रूप रचना के आधार पर हम उसकी पहचान करेंगे। यानी उसके आकार, प्रकार, रूप, रंग को देखकर हम जान जाते हैं कि वो स्त्री है या वो पुरुष है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हो जिसे अप्राणीवाचक कहते हैं, तो उनको हम कैसे जानेंगे? भाषा का व्यवहारिक ज्ञान आपको उसका होना चाहिए। यानी व्यवहारिक हाव भाव बहुत ही जरूरी है कि उसके हर चीज को जानना। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। नित्य पुल्लिंग प्राणीवाचक है, यानी सजीव है, तो प्राणीवाचक संज्ञा नित्य पुल्लिंग होते हैं। जैसे सजीव है ना, ये चीजें, मच्छर हो गया, आपको दिख रहा है ना बेटा स्क्रीन? यस मैम। मच्छर हो गया, गीदड़ हो गया, भेड़िया, खरगोश, तोता, खटमल, उल्लू, बाज, बिच्छू, केंचुआ, ये सभी क्या है? जीव जंतु है ना, प्राणीवाचक है। तो इन सब की लिंग के बारे में जानेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये पुरुष जाति के हैं, इसीलिए ये प्राणीवाचक, इसकी प्राकृतिक रूप रचना पुरुष जैसी है। मच्छर को हम मतलब मादा मच्छर कहते हैं, पुरुष के रूप में लेंगे, राइट। मच्छर उड़ा, मच्छर उड़ी तो नहीं लिखेंगे ना, मच्छर उड़ा, तो इसको हम हमेशा ये पुल्लिंग में ही होंगे। ओके, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य यानी हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। तो कुछ ऐसे प्राणीवाचक संज्ञा होती हैं जो नित्य यानी हमेशा स्त्रीलिंग में ही होती हैं। जैसे गिलहरी, मक्खी, मछली, छिपकली, कौआ, मकड़ी, दीमक, तितली, है ना, मैना, ये सारे शब्द क्या है? हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं। ओके, अब आता है उभयलिंग, यानी कुछ ऐसे शब्द होंगे जो पुरुष और स्त्री, अंडरलाइन करो, उभयलिंग में क्या होता है? उभयलिंग के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। सुन रहे हो ना? मुझे लगता है सुनोगे तो समझ आ जाएगा। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसमें? उभयलिंग में, दोनों के लिए होगा। तो जैसे मंत्री है, मंत्री कोई औरत भी हो सकती है और कोई आदमी भी हो सकता है। राजदूत स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। डॉक्टर स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। राष्ट्रपति नाम से अगर उसको पुकारे, अगर वो स्त्री है तो भी हम उसको राष्ट्रपति पद से ही जानेंगे। ऐसे ही प्रोफेसर, इसको भी हम राष्ट्रपति पद से, सॉरी, पुरुष और स्त्री दोनों को एक जैसे ही मानेंगे। ठीक है, तो ये किसमें आएंगे? उभयलिंग में। जैसे उदाहरण देखते हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर लड़की भी हो सकती है, डॉक्टर लड़का भी हो सकता है, तो दोनों के लिए आ सकता है ना, राइट। तो ये किसमें आएगा? उभयलिंगी में आएगा। प्रधानमंत्री किसमें आएगा? देखो उदाहरण, प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र का दौरा करने गए, यानी उसको ऑब्जर्व करने, जांच पड़ताल करने गए। कौन? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री वहां का पुरुष भी हो सकता है या फिर वो स्त्री भी हो सकती है। क्या समझ पाए आप ये बात? उभयलिंगी। यस मैम। ओके, ये हमने तीनों पॉइंट किसके पढ़े हैं? ये है संज्ञा का लिंग निर्णय। हम कैसे निर्धारित करते हैं कि कौन सी संज्ञा किस में डिवाइड की गई है? तो कुछ ऐसी संज्ञाएं होती है जो पूरी तरह से पुल्लिंग होती है, कुछ होती है जो पूरी तरह से स्त्रीलिंग होती है, और कुछ ऐसी होती है जिनको हम पुरुष और स्त्री दोनों में ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट आता है 4th नंबर, पर्यायवाची शब्दों के अलग अलग लिंग। यानी कि कुछ वस्तु के दो या अधिक नाम होते हैं। पर्याय मतलब क्या होता है? कोई एक वस्तु है, कोई एक जने का नाम है, उसके जैसा जैसा कुछ और नाम। यानी अगर मैंने बोला नेत्र और आपने उसको एक्सप्लेन किया आंख के नाम से, तो बात तो एक ही हुई ना, बस नाम अलग हो गए। तो वही है कि उस कुछ वस्तु के दो या दो से अधिक नाम होते हैं, उसे हम पर्याय कहते हैं ना। तो इनमें से कोई पुल्लिंग और कोई स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आंख है, आंख में तिनका, आंख दुखने लगी, तो आंख को किस रूप में माना है? स्त्रीलिंग में।
अगर आपको ये नहीं पता चले ना कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप क्या करेंगे? वाक्य बनाएंगे। क्या करेंगे? वाक्य बनाएंगे। नेत्र, नेत्र ओझल हो गए, है ना, नेत्र बंद हो गए, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, या जो भी वाक्य आप बनाते हो उसका इफेक्ट क्रिया पर पड़ना चाहिए। आंख से क्या बनाओगे स्त्रीलिंग बनाने के लिए? आंख दुखने लगी, क्या दुखने लगी? आंख दुखने लगी, तो क्रिया क्या है? लगी। ये जो बात है वो स्त्रीलिंग से पता चलेगी वाक्य बनाकर कि आंख स्त्रीलिंग कैसे हुआ। नेत्र पुल्लिंग होना है, नेत्र से वाक्य बनाओ, पता चल जाएगा वो पुल्लिंग है। ऐसे ही पत्र, मैंने पत्र लिखा या मैंने पत्र लिखी, बताओ कौन सा वाक्य सही है? मैंने पत्र लिखा। तो आप कैसे पहचानोगे? वाक्य बनाकर, वाक्य बनाकर। वेरी गुड। तो हम इसको कैसे निर्धारित करेंगे? उन शब्दों के अलग अलग नाम को हम उनको वाक्य बनाकर करेंगे। जैसे कि पत्र है पर्याय के रूप में, तो वो पुल्लिंग बन जाएगा, और इसका पर्याय दूसरा चिट्ठी होता है ना। पत्र का पर्यायवाची दूसरा नाम चिट्ठी है। तो अगर हमने वो वाक्य बनाया कि मैंने चिट्ठी लिखा, तो वो सही नहीं है। मैंने चिट्ठी क्या हो जाएगा? लिखी। यस, तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो भले ही नाम एक है, मीनिंग एक है, पर वो बनने में जो शब्द निर्माण हुआ है वो दोनों अलग अलग है, यानी दोनों पर्याय हैं। तो पर्याय होने की वजह से ही हम उसको उसके वाक्य के अनुसार पहचानेंगे कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। राइट, ओके। अब देखते हैं पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे। पुल्लिंग को पहचानने के लिए हम अप्राणीवाचक संज्ञा में देश, इसको अंडरलाइन करना कि कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिनसे हम पता करेंगे कि वो पुल्लिंग में ही आएंगे। देश, ग्रह, पर्वत, वृक्ष, समय, दिन, अनाज, रत्न, धातु, वर्णमाला के अक्षर, ये सभी पुल्लिंग में ही होते हैं, किंतु इनका कुछ अपवाद भी है। जैसे देशों के नाम हो गए, तो देशों के नाम में हम क्या बताएंगे? भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ये सभी क्या है? देशों के नाम है, तो ये हमेशा पुल्लिंग में ही आएंगे। ऐसे ही ग्रह, सूर्य, बृहस्पति, राहु, केतु, ये जो ग्रह के नाम है जो आकाश मंडल में रहते हैं, तो ये हमेशा इनको हम पुल्लिंग में ही नाम से जानेंगे। लेकिन इसमें से एक ग्रह है पृथ्वी, उस पृथ्वी को हम स्त्रीलिंग में मानेंगे। ऐसे ही कौन सा देश है? श्रीलंका, तो श्रीलंका यह देश स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग में आ जाएगा। ओके, तो अपवाद मतलब इसको छोड़कर बाकी सभी पुल्लिंग है। ऐसे ही आपको सबको रीड करना है, जिसमें पर्वतों के नाम आ जाएंगे, हिमालय, है ना, और सागर के नाम हिंद महासागर, अरब सागर, वृक्षों के नाम नीम, पीपल, बरगद। इसमें से अपवाद कौन सा है? इमली का वृक्ष और बेर, इन दो वृक्ष को हम स्त्रीलिंग में लेंगे, बाकी सभी पुल्लिंग में आ जाएगा। अनाज के नाम क्या है? गेहूं, चावल, जौ, चना, और मक्का, ज्वार, मटर को हम स्त्रीलिंग में लेंगे। तो इसके अलावा जो बाकी के अनाज हैं वो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे, है ना। शरीर के अंगों के नाम, हाथ, पैर, ये सभी स्त्रीलिंग है, और बाकी वाले ये जो नाम दिए, जीभ, नाक, उंगली और आंख, इनको हम स्त्रीलिंग में लेंगे। धातुओं के नाम, धातु जैसे मैंने आपको बताया था, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, स्टील, पारा, ये सभी धातु है। तो इसमें से जो चांदी है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग में आएगा। रत्नों के नाम, मूंगा, पन्ना, मोती, हीरा। दिन के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार। ऐसे ही द्रव्य यानी पदार्थ, ये भी हमने पढ़ा था संज्ञा में, है ना। तो जिसमें क्या है? पानी, तेल, घी, दूध, ये सभी किस में आएंगे? हाँ, पुल्लिंग में। समय, टाइम को कहेंगे पल कह दो, सेकंड कह दो, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, मास, ये सभी समय का बोध कराते हैं, टाइम का बोध कराते हैं, तो इन सबको हम पुल्लिंग में लेंगे। अवस्थाएं, बचपन अवस्था, शैशव अवस्था, यौवन अवस्था, किशोरावस्था, ये सभी पुल्लिंग में है। लेकिन एक वर्ड, जवानी वाला वर्ड है, वो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। राइट, तो इस प्रकार से आप इस पूरी टेबल को पढ़िएगा। ओके, जिसमें कौन कौन से, इन सबके साथ साथ में और भी चीजें दी है, जैसे वर्णमाला हो गया, है ना, वर्णमाला के अक्षर हो गए ये सारे, ई और री के अलावा बाकी सभी पुल्लिंग है। और ये वाले जो प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं तब वो पुल्लिंग बन जाएंगे, है ना। इन सबके नाम दिए गए। समूहवाचक या समुदायवाचक यानी ग्रुप का बोध कराते हैं, ये भी संज्ञा हमने पढ़ी थी जातिवाचक संज्ञा में, ये सारे वर्ड भी पुल्लिंग में आएंगे। व्यवसाय सूचक, जिसमें हम कहानी नाटककार, अधिकारी जो पोस्ट पर होते हैं उन लोगों को भी हम पुल्लिंग में लेंगे, है ना। अकारांत संज्ञाएं और विशेष भवन, स्थान, एरा, दान, पान, खाना, प्रत्यय वाले भी शब्द पुल्लिंग में आएंगे। तो कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं, आप बस रीड करना इसको एक बार। ओके, अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे? जैसे हमने पुल्लिंग की पहचान के लिए नाम दिए थे यहाँ पर, वैसे ही हमने स्त्रीलिंग के लिए देखना है कि जो नदियां हैं, झीलें हैं, हिंदी तिथियां, जो डेट आती है हिंदी के महीनों में, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वितीया, तृतीया, एकादशी, ये सभी स्त्रीलिंग में है। भाषाएं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, ये सभी भाषाएं और बोलियां स्त्रीलिंग में आएंगी। लिपियां भी, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी, ब्राह्मी, शारदा, ये सारी लिपियां हैं, है ना। लिखने का ढंग है, नाम दिए गए हैं, आपने पढ़ा ही होगा पहले भाषा और इसके बारे में जानने के लिए। तो ये सभी किस में आती है? स्त्रीलिंग में। बेलों के नाम, चमेली का बेल, है ना, जूही का बेल, ये सभी स्त्रीलिंग में है। इकारांत यानी कुछ वर्ड के लास्ट में ई की मात्रा लग रही है ना, उसको कहते हैं इकारांत वाले शब्द या इकारांत संज्ञा। ई की मात्रा दिख रही है ना शब्दों के पीछे, तो ई इकारांत मतलब ई की मात्रा वाले।
लास्ट में, तो ये भी आपको पहचान करेगा कि ये स्त्रीलिंग की पहचान है शब्द की। री, ई, नी, आनी, इया, ईमा, ता, री, आवट, आहट, ये जो प्रत्यय देख रहे हो, ये वाले प्रत्यय भी आपको स्त्रीलिंग वाले शब्द की पहचान कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृत के अव्यय या संस्कृत के पाए अकारांत। आकारांत यानी लास्ट में आ की मात्रा वाले वर्ड है, जैसे रमा, प्रिया, घृणा, कृपा, ये वाले भी क्या होते हैं, आकारांत वाले शब्द होते हैं, तो इनको भी हम स्त्रीलिंग में ही लेंगे। ओके, लिंग परिवर्तन संबंधी नियम बताए गए हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया आकारांत से बना, आकारांत जो पीछे आ लग के बनता है, इकारांत जिसके पीछे ई लगता है, तो आप कैसे पहचान करोगे इस नियम को? पुल्लिंग शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर, सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रत्यय जोड़कर उसके स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे। पुल्लिंग शब्द के पीछे प्रत्यय जोड़ना है, जैसे सूत लिखा है, सूत में आ प्रत्यय जोड़ दिया जाए, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है ना, आ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, बोलो, सूता, है ना, सूता। हाँ, तो ये वर्ड, ये जो शब्द देख रहे हो वो किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग। जैसे प्रिय, प्रिय किसका बोध कराता है, पुल्लिंग का, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रिया। अध्यक्ष, अध्यक्ष जो वर्ड है, शब्द है, वो पुल्लिंग है, अध्यक्ष। अगर वो, हाँ, अध्यक्ष। आचार्य का पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग आचार्य। ऐसे ही सारे वर्ड दिए, छात्र का छात्रा, सदस्य का सदस्या, तो आपने पीछे क्या जोड़ा है प्रत्यय में, आ, क्या जोड़ा है, आ प्रत्यय जोड़ा है। ओके, ऐसे ही ई प्रत्यय जोड़ने से, नर के पीछे ई जोड़ दो तो बन जाएगा नारी। हाँ, तो ये कौन सा प्रत्यय जोड़ने से बनेगा, ई प्रत्यय जोड़ने से। इया प्रत्यय जोड़ने से बनाओ, जैसे लोटा प्लस इया लुटिया, बूढ़ा प्लस इया बुढ़िया, गुड्डा प्लस इया गुड़िया, गुड़िया। इया प्रत्यय जोड़ने से भी हम इसको बना सकते हैं। सेठ के पीछे हम प्रत्यय जोड़ते हैं आनी, सेठानी बन जाएगा। हाँ, आइन प्रत्यय जोड़ो ठाकुर के पीछे, आइन, ठाकुर आइन। ओके, गुरु के पीछे आइन जोड़ो, गुरु आइन, लाला, लाला प्लस आइन, लाइन। यस, ये थोड़ा सा आप ध्यान देना, यहाँ जो आ की मात्रा है ये हट जाएगी। ये जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था, समाज से सामाजिक बनता है, ऐसे ही लाला से लालाइन बनेगा। ओके, नेक्स्ट है वती और मती, ये वाले प्रत्यय आपको जोड़ना है। गुणवान तो बन जाएगा गुणवती, वान को हटाकर वती जोड़ देंगे, श्रीमती, श्रीमान, मान को हटा दो, मती जोड़ दो, तो मान की जगह आ जाएगा और वान की जगह वती आ जाएगा। क्या कहा, मान की जगह मती आ जाएगा और वान, व ना, वान की जगह वती आ जाएगा। इसमें मात्रा ध्यान देना, आप लोग मती लगाने में मात्रा बदलते हो, बड़ी की मात्रा आएगी, स्त्रीलिंग का पद हमेशा बड़ा होता है, स्त्री बड़े दर्जे में मानी जाती है ना, तो इसलिए बड़ी की मात्रा याद रखना। ऐसे ही ई का प्रत्यय जोड़ने से भी हो जाएगा, गायक प्लस ई का गायिका, ई का जुड़ गया ना, अध्यापक प्लस ई का अध्यापिका। यहाँ देखो छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पर आपको छोटी की मात्रा लगानी है, आप गलती कर जाते हो, जैसे आपने संवाद भी लिखा था टेस्ट में, तो अध्यापिका में बड़ी की मात्रा लिख रहे हो। ओके, ध्यान देना, छोटी की आती है। इन, पड़ोसी प्लस इन, पड़ोसिन, इन में भी मात्रा छोटी की बनेगी, इन में, माली, मालीन या मालिन, छोटी की मात्रा मालिन हो जाएगा। कुम्हार से कुम्हारिन, र के बीच में ई की, इन। ओके, तो आपको ये सारे वर्ड है, देखो यहाँ इन से जुड़ा है, तपस्वी तपस्विनी, यशस्वी यशस्विनी, यशस्वी पुल्लिंग वाला वर्ड है, लेकिन स्त्रीलिंग वाला शब्द क्या बनेगा, यशस्विनी, वनी। ओके, इन है ना, वी, ये वी दिख रहा है, वी छोटी की मात्रा, और नी। संन्यास भी इंपॉर्टेंट है, सन्यासी जो बना है इसका स्त्रीलिंग सन्यासी नी, एक इस तरफ छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, ये देखो ना, छोटी की मात्रा इधर और बड़ी की मात्रा इधर, तो ऐसे ही यहाँ लग जाएगी, छोटी की मात्रा इधर और बड़ी की इधर लग जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट है नी शब्द, शेर के पीछे नी जोड़ दो, शेरनी बन जाएगा। त्री का बनेगा नेता प्लस क ऑलरेडी है, नेत्री बन जाएगा, नेत्री। कर्ता में कर्त्री, दाता में दात्री, ये भी देखना, एक बार रीड करना इसको भी। फिर पूर्ण परिवर्तन करके, जैसे राजा से पूरा ही वर्ड चेंज हो जाएगा, पूर्ण परिवर्तन मतलब पूरा शब्द बदल जाएगा, रानी बन जाएगा। हाँ, वीर से वीरांगना बन जाएगा, पुरुष से स्त्री बन जाएगा, पति से पत्नी, साधु से साध्वी, कवि से कवियत्री, ये भी पूरा वर्ड चेंज हुआ है, शब्द चेंज हुआ है ना। ऐसे ही नर और मादा, साध्वी स्त्रीलिंग को कहते हैं, साधु की पत्नी को। ओके, साध्वी वो भी होती है जो काम साधु करते हैं ना, पुरुष लोग, वो स्त्री लोग अगर करते हैं तो उसको साध्वी कहेंगे, है ना। और नर और मादा, इसके पीछे नर मादा जोड़ने से भी बदल जाएगा, जैसे खरगोश जो है, नर खरगोश तो पुल्लिंग, और मादा खरगोश स्त्रीलिंग। उल्लू पुल्लिंग, मादा उल्लू स्त्रीलिंग। तो मादा शब्द से आप क्या जानोगे कि वह स्त्रीलिंग है, और नर शब्द से क्या जानोगे कि वह पुल्लिंग है। ओके, तो इसके वाक्य के स्तर पर कर्ता लिंग के अनुसार ही विशेषण तथा क्रिया के लिंग में परिवर्तन होता है, यानी वाक्य में कर्ता के लिंग के अनुसार ही विशेषण, या तो विशेषण में चेंज आएगा, जैसे ये अच्छा विशेषण में परिवर्तन होगा, या फिर क्रिया में परिवर्तन होगा।
किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। छात्र पढ़ रहे हैं, कर्ता छात्र है, तो या पढ़ रहा है पुरुषवाचक हो जाएगा पुल्लिंग में, तो रहा है क्रिया भी पुल्लिंग में बदल जाएगी। उसे कच्चा आम अच्छा लगता है। कच्चा आम, ये आम तो हो गया वस्तु, कच्चा और अच्छा ये दो चीजें उसकी गुण को बता रहे हैं, तो गुण मतलब विशेषण, तो ये दोनों वर्ड भी चेंज हो जाते हैं, यानी कि पुरुषवाचक में चले जाएंगे। कौन कौन? क्रिया और विशेषण दोनों ही कर्ता के अनुसार बदले जाएंगे। क्लियर? समझ आया बेटा? यस मैम। श्योर? आज आप कभी अलग से टाइम निकाल कर, ओके। अगला इसमें हमने देखा कि लिंग किसे कहते हैं, इसकी यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, तो आप ले सकते हैं लिंग स्त्री और पुरुष जाति के बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। हिंदी में उदाहरण के लिए आप अपने शुरुआत पे जाइएगा, चैप्टर की शुरुआत में एग्जाम्पल ये ले लेना, ओके, दो उदाहरण ले लेना, डेफिनेशन यहाँ से भी लिख सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न, लिंग के भेदों के नाम। तो हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, या दो प्रकार कह दो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ओके। उदाहरण कहना, ठीक है, तो आप वहां आगे से भी ले सकते हैं। कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग व कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। वैसे जैसे हमने बताए थे, जो पूरी तरह से ही स्त्रीलिंग होंगे और पूरी तरह से पुल्लिंग होंगे। पद सूचक शब्दों का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग होता है, यानी जिसकी पोस्ट है, चाहे प्रधानाचार्य हो, चाहे मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो पोस्ट जिसकी हो, पद सूचक वाले शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में होंगे। इस पॉइंट को भी जान लेना। जो अप्राणीवाचक शब्द होते हैं उसका लिंग निर्धारण भाषा व्यवहार के अनुसार होता है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, वस्तुएं जो होती हैं, वो भाषा व्यवहार से होती है। और लिंग शब्द पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीवाचक प्रत्यय लगाकर उनके स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं। पुल्लिंग शब्द में स्त्रीवाचक प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो स्त्रीवाचक रूप में आ जाएगी। क्लियर? तो आज आपको ये तीनों प्रश्न अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, ओके। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी समझ में आया होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।